हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। आप इस टॉपिक से बहुत भली भांति परिचित होंगे, जिसको आप देख रहे होंगे संज्ञा। संज्ञा से ही शुरू होती है भाई, संज्ञा होती है। उसके आगे के और भी टॉपिक आएंगे, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आज हम बस बात करेंगे संज्ञा। संज्ञा होता क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा बनी कैसे है, संज्ञा किस किस लोगों को कही जाती है, संज्ञा बताने का तरीका क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम अब एक शॉर्ट फॉर्म में लेके चलेंगे, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण हो। और ये क्लास एक बार देखेंगे तो आपको बार बार देखने का मन करेगा कि बार बार वो चीज़ें हम एक ही बार में क्यों ना याद कर लें। तो अन्य किसी को आप एक क्लास जब फॉरवर्ड करते हैं तो उसको भी लाभ मिलेगा कि हाँ, ये क्लास किसी ने फॉरवर्ड किया है तो बहुत उपयोगी क्लास है हमारी शिक्षा के लिए। कि जो चीज़ें आप UPSI, वीडियो, लेखपाल, स्टेट, यूपी टेट में जितनी भी मतलब सीटेट में जितनी भी सारी चीज़ें वैकेंसियां चल रही हैं, चाहे पात्रता परीक्षा हो, इनके लिए ये संज्ञा बहुत ही उपयोगी है। आज का हमारा टॉपिक ही है संज्ञा। तो संज्ञा को जानने से पहले अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो सारे लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। और रही बात जिन लोगों के पास लिंक नहीं पहुंच पा रहा है, मोबाइल का वेट ना करें, ठीक, वो सीधे 5 बजे चैनल का जो साइट है उस पर आएँ, लिंक का वेट ना करें। एक आदी हो गए हैं छोटे बच्चों की तरह क्या कि जब आपको लोरी सुनाई जाएगी तभी आप सोएंगे? नहीं, आप अपने हिसाब से जैसे ही 5 बजे, क्योंकि वहाँ भी यूट्यूब की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच रही है, ठीक। तो जब YouTube की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच रही है तो आप वहां के माध्यम से तुरंत जुड़ जाइए ना। एक आधे घंटे पहले पहुंचती है, एक तुरंत पहुंचती है वीडियो शुरू होने से पहले। तो आप दोनों नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत जुड़ जाइए। मेरे तरफ से कोई भी वेट ना करे कि लिंक आएगा तो उसके हिसाब से जुड़ेंगे, ठीक। तो चलिए अब बात करते हैं संज्ञा। ये संज्ञा दिखाई दे रहा है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेरा प्रश्न सबसे पहले यही है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ बताइए। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा मीन्स होती क्या है? आप कमेंट के माध्यम से जल्दी जल्दी बताएं। कुछ हमारे स्टूडेंट है, कुछ हमारे बेहतरीन लोग हैं जो हमेशा रोज़ हमारे वीडियो से जुड़ते हैं बिना कहे हुए। उनको हमारा टाइमिंग बिल्कुल पता है, उस टाइम से बिना कहे मैसेज ना भी जाए तो वो चैनल के साइट पे आके वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं और तुरंत वीडियो के साथ जुड़ जाते हैं। तो बाकी लोग वेट कर रहे होंगे लिंक का, तो वो वेट करते रहें। आज से लिंक उनके पास नहीं भेजी जाएगी, बाकायदे यहीं पे आके उनको जुड़ना होगा। बाकी वो उनकी मर्जी कि हम नहीं जुड़ेंगे तो ये होगा वो होगा, तो वो छोड़ दीजिए, क्या होगा वो अलग बात है। नुकसान मेरा नहीं आपका होगा। तो ये बस बताइए संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? संज्ञा मीन्स होता क्या है? तो संज्ञा मीन्स नाम होता है, नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? नाम होता है। किसका नाम होता है भाई? किसी का भी नाम हो सकता है, किसी का भी नाम। जैसे इसकी परिभाषा के माध्यम से ही बात कर सकते हैं। परिभाषा क्या है भाई संज्ञा की? किसी वस्तु, नाम, स्थान, व्यक्ति, भाव, अवस्था को हम संज्ञा कहते हैं। यही इसी को कहते हैं ना। किसी वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। किस वस्तु को, किसी के नाम को, किसी स्थान को, किसी व्यक्ति को, किसी के भावों को, किसी की अवस्थाओं को, इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं भाई। तो एक एक करके हम समझते चलेंगे। वस्तु क्या होती है भाई? वस्तु क्या होती है? अरे भाई वस्तु, ये घड़ी है, घड़ी का पार्टिकुलर कोई एक नाम दे दिया गया, ठीक, वो भी एक संज्ञा है। जैसे कंपनियों की अलग अलग चीज़ें आती हैं, ब्रांड होता है, उनका अलग अलग नाम होता है, वो अपने स्थान पर संज्ञा होती है, ठीक। ये कहा जाता है स्थान में बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रयागराज हो सकता है, ठीक, वाराणसी हो सकती है, मतलब अलग अलग जगह, महाकालेश्वर हो सकता है, मक्का मदीना हो सकता है। ये पार्टिकुलर एक ही होता है ना, कि मक्का मदीना कई है, वाराणसी कई जगह है, ऐसा नहीं ना। तो पर्टिकुलर किसी एक ही चीज की जब बात हो रही हो तो वो किसके अंतर्गत आता है? संज्ञा। व्यक्ति,
व्यक्ति, सबका नाम हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। अब ये मत कहिएगा कि अनिल नाम का कई व्यक्ति हैं, राजन नाम के कई व्यक्ति हैं, सुनील नाम के कई व्यक्ति हैं, राजू नाम के कई व्यक्ति हैं, तो वो कैसे संज्ञा हुए। तो ये नाम ही किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का होता है और बाकी लोग रखे हुए अलग है। जब साथ में जुड़ेंगे तब उनका अर्थ का अलग बात निकलेगा। लेकिन अगर हम किसी एक को बुला रहे हैं, जैसे यहाँ लोग बैठे हुए हैं तो उनमें से किसी नाम को लेकर बुला लें, रोहन सुनो, तो वो रोहन क्या करेंगे, इतने लोगों में से सिर्फ रोहन ही हमसे सवाल जवाब करेंगे ना। रोहन समझ गए कि सिर्फ हमसे ही बातें हो रही हैं, तो वो क्या है, रोहन क्या है, नाम है। नाम किस रूप में, संज्ञा। यानी ये चीजें, सारी चीजें हुई। अब कहते हैं कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक, प्रश्न यही पूछ दे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। सबसे पहले प्रश्न यही पूछ रहे कि संज्ञा विकारी है कि अविकारी है कि सविकारी है कि न विकारी है। प्रश्न आपसे यही पूछ दे कि संज्ञा विकारी है, अविकारी है, न विकारी है, दविकारी है, तो आपका उत्तर क्या होगा, संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है, एक विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द होता क्या है, विकारी शब्द का परिभाषा होती क्या है, विकारी शब्द की परिभाषा क्या होती है, विकारी शब्द किसे कहते हैं बताइए। विकारी शब्द किसे कहते हैं, बस एक कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, विकारी शब्द कहते किसे हैं, सबसे पहले ये बता दीजिए थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से। प्रश्न सबसे पहले पूछ ले, संज्ञा एक विकारी है कि अविकारी, तो आपका उत्तर होना चाहिए संज्ञा एक विकारी है। तो अगला प्रश्न मैं यही पूछ रहा हूँ कि विकारी किसे कहते, जो विकारी होता है वो विकारी कहते किसको है, विकारी होता क्या है, जल्दी बताइए। जिसमें लिंग वचन व कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सके उसे विकारी शब्द कहते हैं। ये देख लीजिए विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिसमें लिंग भाई मेल फीमेल, महिला पुरुष, ठीक ना, वचन एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, कारक कर्ता कर्म के आधार पर, किस आधार पर के आधार पर कह रहा है कि परिवर्तन किया जा सकता है, यानी उसमें हमेशा बदलाव किया जा सकता है। किसके आधार पर, लिंग वचन और कारक के। अगर प्रश्न पूछ दे कि लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे विकारी शब्द कहते हैं। तो जिसके आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। यहाँ तक आपको आज विकारी शब्द समझ में आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि विकारी शब्द होता क्या है, जिसमें लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सके उसे विकारी शब्द कहते हैं। यहां तक कंफर्म हो गया, ठीक। अब बात करते हैं कि संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार बता दीजिए। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पे संज्ञा के प्रकार या भेद, कहीं प्रकार भी लिखा रहा है कहीं भेद भी लिखा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, संज्ञा के प्रकार ही बताना है। तो इसमें कहा जाता है कि जो व्याकरणविद हैं, बहुत सारे व्याकरणविद हैं, इसको लेके संज्ञा के प्रकार या भेद को लेके वो थोड़ा सा मतभेद है उन सबों में। संज्ञा के प्रकार के लेके उनमें, उन सबों में व्याकरणविद जितने हैं उनमें मतभेद हैं। कई व्याकरणविद ये कहते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं और कई व्याकरणविद हैं वो संज्ञा के सिर्फ 3 भेद मानते हैं, ठीक। तो मैं 5 का नाम लिखवा दे रहा हूँ। संज्ञा के कितने भेद हैं, बहुत सारे विद्वान जब 5 मानते हैं तो हम भी 5 को ही लेके चलेंगे, ठीक। 5 को, सबसे पहले व्यक्तिवाचक
संज्ञा। दूसरा जाति वाचक संज्ञा। द्रव्य वाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। एक संज्ञा और छूट रही है, बताइए। भाववाचक संज्ञा। और जो तीन जो अन्य विद्वान मानते हैं, जो व्याकरणविद मानते हैं तीन, ये कहते हैं कि व्याकरणविद जो हैं अन्य तीन मानते हैं, अन्य तीन, उनके क्या नाम हैं? जो अलग प्रश्न पूछ दे कि वो तीन कौन से संज्ञाएं हैं जिनको व्याकरणविद तीन मानते हैं। अन्य तो पांच मानते हैं, यही पांचों है। वो तीनों कौन कौन से हैं जो अलग अलग, इन्हीं तीन पांचों में से है तीनों वो। तो पहला है द्रव्यवाचक, दूसरा है समूहवाचक, तीसरा है जातिवाचक। ये था जो अन्य विद्वान हैं वो कहते हैं, व्याकरणविद हैं, वो जो तीन मानते हैं वो तीन इसी को मानते हैं, और बाकी जितने व्याकरणविद हैं इन पांचों को मानते हैं। अन्य व्याकरणविद, अन्य जितने भी व्याकरणविद हैं इन पांचों को मानते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। और जो अन्य तीन माना जाता है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, ये चीज़ें आप कंफर्म कर लीजिए। एग्जाम में यही पूछ दे कि जो तीन माना गया है अन्य व्याकरणविदों के अनुसार वो कौन कौन से हैं। तो आपका रहे द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, ये चीज़ें होनी चाहिए। और जो अधिकांशतः विद्वान जो मानते हैं इन पांचों को मानते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। आज हम सिर्फ एक संज्ञा की बस बात करेंगे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आज हम सिर्फ एक संज्ञा की बात करेंगे। पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जल्दी से थोड़ा सा एक बार आप बता देते तो और थोड़ा सा हम नॉलेज हो जाता हमको भी। थोड़ा सा आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए जल्दी से। 10 सेकंड के अंदर वो कमेंट मैं कह रहा हूँ कि आप बोल दीजिए, वो सब देख लेंगे, मुझे बता देंगे। ऐसी संज्ञा जो किसी एक, ध्यान रहे एक व्यक्ति, स्थान, नाम का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाई किसी एक व्यक्ति का ये बोध कराते हैं, वस्तु का बोध कराते हैं। व्यक्ति, नाम, स्थान, यहाँ वस्तु कर लीजिए, नाम तो वस्तु का बोध कराते हैं, उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा करते हैं। यानी ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है यह एक ऐसी संज्ञा है जो किसी एक पर्टिकुलर एक, मैंने दो नहीं कहा, एक ही नाम के दो व्यक्ति हो सकते हैं तो मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति को, दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, मान लीजिए राहुल नाम के जो बैठे हैं, इसी नाम के अगर दो व्यक्ति होते तो मैं सिर्फ जिस राहुल को करता राहुल तुम, तो वो राहुल वो उसी राहुल के, यानी वो राहुल संज्ञा होगा। यानी दोनों राहुल यहाँ पे संज्ञा नहीं होंगे। अगर दो राहुल संज्ञा होंगे तब तो गड़बड़ है, तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, कुछ और संज्ञा हो जाएगा। तो ऐसी संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु
का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी एक व्यक्ति का, किसी एक स्थान का, किसी एक वस्तु का, पर्टिकुलर एक पर मैं विशेष ध्यान दे रहा हूँ। एक ही नाम के कई विद्यार्थी हो सकते हैं, तो मैं किसी एक की बस बात कर रहा हूँ। तो वो जो एक होंगे, अगर वो सिर्फ एक का बोध कराते हैं तभी वो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगर एक ही नाम के दो व्यक्ति होंगे तो वो दूसरी संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये 5 संज्ञाएं होती हैं ना, तो वो 5 संज्ञाओं के अंतर्गत किसी एक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा वो नहीं होगी। ठीक, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे अनिल किसी का नाम होगा, व्यक्ति कर लेते हैं, अनिल किसी का नाम होगा, ये कोष्टक में लिख रहा हूं तो मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, अब कहते हैं स्थान हमारा वाराणसी क्या हो गया भाई? स्थान। वस्तु में दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ वस्तु लिखा है, तो हम कर दे रहे हैं मोटरसाइकिल क्या हो जा रही है हमारे लिए? वस्तु हो जा रही है। ये चीजें देखते रहिए। ये क्या है? अनिल नाम का व्यक्ति है, वो संज्ञा हो जाएगा। वाराणसी नाम का स्थान है, वो संज्ञा हो जाएगा। मोटरसाइकिल क्या है? एक वस्तु है, वो भी एक संज्ञा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, कोई देश होगा, जैसे भारत, ये देश होगा तो ये क्या होगा? भारत नाम के पूरे विश्व में कितने देश हैं? कितने देश हैं भाई? 10 होंगे, 5 होंगे, 8 होंगे। अगर 10, 5, 8 हैं तो अब तो संज्ञा नहीं है। यानी भारत नाम का इकलौता कुछ है तो वो है भारत ही। और जब इकलौता है तो मैंने ये शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर्फ एक कहा है। अगर एक कहा है तो ये भारत देश एक है। यानी महीनों को भी ले सकते हैं। महीनों में हम ले सकते हैं जून, ठीक, रविवार मतलब किसी दिन के अंतर्गत ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको ये चीज़ें किसकी बोध करा रही हैं? ये सारी चीज़ें आपको बोध करा रही हैं व्यक्तिवाचक। अगर किसी सागर का नाम हो, सागर कहेंगे तो भाई ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, लेकिन पर्टिकुलर किसी सागर का नाम ले लेते हैं, यानी लाल सागर, काला सागर, लाल सागर, यानी जो समुद्र है, ये लाल सागर जो है ये किस रूप में आ गया? एक संज्ञा के रूप में आ गया। देवनागरी हमारी लिपि है ना, देवनागरी, ये लिपि किसके अंतर्गत आ गई? लिपियां जितनी भी होती हैं, कहने का मतलब यही है मेरा कि जो लिपियां हैं, समुद्र हैं, देश हैं, व्यक्ति हैं, स्थान है, महीना है, दिन है, वस्तु है, और त्योहारों को भी ले लीजिए। होली त्योहारों को भी ले लीजिए, तो वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? एक एक त्योहार क्या होता है अपने आप में? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। संज्ञा के तो 5 भेद हैं, ठीक। उस 5 भेदों में सबसे पहले मैं बता रहा हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा यही कह रहे हैं, ऐसी संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति, स्थान, नाम, वस्तु का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जा रहा है। और जब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जा रहा है तो अनिल नाम का व्यक्ति हो गया, वाराणसी नाम का स्थान हो गया, मोटरसाइकिल क्या हुई? वस्तु हुई। इसके अलावा भी ये ना जाने कि सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं तभी वही चीज संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है क्या? तो नहीं। अगर भारत दिया है, अगर देश कोई पूछा है कि देश क्या होता है, तो आप कहेंगे वो भी संज्ञा होता है। महीना क्या होता है? एक महीने में किसी एक दिन, महीने का नाम, वो भी संज्ञा होता है। दिन में किसी एक दिन का नाम, वो भी व्यक्तिवाचक। समुद्र में किसी एक समुद्र का नाम, लाल सागर। लिपि में बहुत सारी लिपियां होती हैं, उसमें से किसी एक लिपि, यानी हमने लिखा देवनागरी लिपि। लिपियां तो बहुत सारी होती है ना। त्योहारों में बहुत सारे त्योहार होते हैं, त्योहारों में सिर्फ एक पर मैं विशेष जोर दे रहा हूं। और जब किसी एक व्यक्ति की जब बात हो रही है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी ही कहलाएगी, ठीक। अब यहां पे बात करते हैं, ठीक। अब अगले बात कर रहा हूं, इसको नोट में करके लिखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक अगला जो मैं नोट कराने जा रहा हूं आपको, कह रहा है नोट करके लिखिएगा।
इसमें क्या लिखेंगे भाई? इसमें ये कहा जाता है कि व्यक्ति या वस्तु या स्थान व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, कहा जाता है व्यक्ति या वस्तु या स्थान कहा जाता है, तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाता है जब तक वह अलग न कहलाए। मतलब सारे लोगों से जब अलग होगा तभी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन एक साथ ही राजू नाम के 4 लोग आ जाएं तब क्या करेंगे? राजू नाम के, राहुल नाम के, मोहन नाम के कई लोग आ जाएं तो वहां पे क्या होगा? तब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि एक ही, मैंने पढ़ाते वक्त एक चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा यहाँ पर रोहन बैठा है तो रोहन नाम के 4 लोग बैठे हैं, ठीक। रोहन नाम के अगर 4 लोग सामने बैठे हैं मेरे, तो उन सारे लोगों का नाम रोहन है, तो क्या वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? नहीं। तो लिख लीजिए, तो व्यक्ति या वस्तु तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है जब तक सिर्फ एक का बोध होता हो, एक का बोध होता हो। अगर इसमें एक से अधिक नामों का, मतलब व्यक्तियों का, स्थानों का, वस्तुओं का प्रयोग हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। इस परिभाषा को नोट करके आप इसलिए लिखिए, इसमें मैंने लिखा है कि व्यक्ति या वस्तु तभी तक एक व्यक्ति संज्ञा कहलाती है जब तक सिर्फ एक व्यक्ति का बोध हो, यानी वो तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी जब सिर्फ एक व्यक्तियों का बोध हो। अगर इसमें एक से अधिक व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं का प्रयोग होता हो, बोध होता हो, प्रयोग की जगह बोध हो लिख लीजिए, बोध हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। तब वो क्या कहलाएगी? वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी, क्योंकि ये एक साथ कई हो गया ना। जैसे हम किसी ऐसे कहते हैं, जैसे इसी का है, जैसे कहते हैं राहुल, एक साथ बुला रहे हैं, राजू, मोहन, तो ये क्या हो गए? इन तीनों का हम एक साथ नाम ले रहे हैं, एक साथ बुला रहे हैं, तो क्या हो गया? यहां तो कई हो गए ना। मैंने ये परिभाषा देखिए, इसमें लिखा हुआ है व्यक्ति या वस्तु तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है जब तक सिर्फ एक का बोध हो। यानी अगर मैं सिर्फ राहुल को बुलाता तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। मैंने राहुल के साथ राजू को और मोहन को भी मैं बुला रहा हूं, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। जैसे और भी देखिए, देशों में देखिए, भारत देश, पाकिस्तान देश, नेपाल, मैं इन तीनों का इकट्ठे नाम ले रहा हूं। भारत, पाकिस्तान और नेपाल तीनों को मैं इकट्ठे नाम ले रहा हूं। तो क्या ये तीनों अगर एक साथ नाम लिए जा रहे हैं तो क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ये क्या होंगे? समूहवाचक संज्ञा होंगे। ठीक, क्या होंगे? समूहवाचक। यानी नेपाल के अलावा महीनों को ले लेते हैं, जनवरी, फरवरी, और जनवरी फरवरी के बाद अगर मैं कहूं कि रविवार, इसके अलावा भी अगर ये विपरीत होते हैं, यानी भारत, पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश यहां मैं लिखता तो भी क्या होता? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ये नहीं कि मैं एक साथ देशों को लिख रहा हूं तो सिर्फ देशों के नाम एक साथ होंगे, अगर उसमें किसी प्रदेश का नाम पड़ जाता तो वो अलग हो जाता, नहीं तब भी वो समूहवाचक। क्योंकि अगर समूह में मैं किसी खिलौनों को लेके कहूँ कि ये गुड़िया है, ये डॉल, ये गुड़िया है,
ये हाथी खिलौना है, ये घोड़ा खिलौना है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हुए ना। खिलौना तो एक चीज़ हो गई, वस्तु हो गई, और हम तीनों को एक साथ लेके बुला रहे हैं कि हाथी वाला खिलौना दे दो, घोड़े वाला खिलौना दे दो, ये शेर वाला भी खिलौना दे दो। तो ये तीनों खिलौने तो अलग अलग कहे जा रहे हैं, लेकिन हम अगर तीनों को अलग अलग, हाथी किसी दिन खरीद के लाए, किसी दिन घोड़ा खरीद के लाए, किसी दिन शेर खरीद के लाए, तब तो हमारे लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन हम तीनों को इकट्ठे खरीद के लेके आ रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा? वो समूहवाचक संज्ञा, यानी इसको क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर हम एक साथ कई व्यक्तियों का नाम लेते हैं, देशों का नाम लेते हैं, उसी देशों में मैं प्रदेशों का नाम भी ले लेता हूँ, जनवरी फरवरी और मार्च न कह के मैं कहता हूँ कि रविवार भी उसमें जोड़ लेता हूँ, तो भी ये क्या होगा? ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। कंडीशन अप्लाई ये है कि मैं एक से अधिक व्यक्तियों का प्रयोग कर रहा हूँ, व्यक्तिवाचक स्थान का, नाम का प्रयोग कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा? ये समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो अभी तक मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में, संज्ञा तो सारी चीज़ें लोग बता देते हैं, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ये चीज़ें शायद ही वो बताते हों और भूल जाते होंगे। तो मैंने वो चीज़ें बताई, आपको अभी तक यही पता था कि व्यक्तिवाचक में किसी वस्तु का, नाम का, स्थान का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप किसी देश का नाम ले रहे हैं, किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, किसी पक्षी का नाम ले रहे हैं, किसी जिले का नाम ले रहे हैं, किसी राष्ट्र का नाम ले रहे हैं, तो इससे आपको बस यही था कि वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन नोट में लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने नोट करके लिखाया कि अगर मैं एक ही साथ कई देशों का नाम ले रहा हूँ, एक ही साथ कई महीनों के नाम ले रहा हूँ, एक ही साथ कई दिनों का नाम ले रहा हूँ, तो हमारा वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आए, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यही इतना था। और कल हम जो अन्य 4 संज्ञाएं बची हैं, जो संज्ञा के 5 भेद होते हैं ना, जो 4 भेद बचे हैं, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये जो चारों संज्ञाएं बची हुई हैं, कल हम इसको इसी तरह से, जैसे आज मैंने व्यक्तिवाचक को डिटेल से जाना है, उसी तरह उन चारों संज्ञाओं को भी कल डिटेल से हम लोग जान लेंगे। तब तक के लिए जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लेट से जुड़े हैं, और एक बार और कह दे रहा हूँ कि लिंक आप तक नहीं जाएंगी, आप चैनल के पास आइए। आपको कुछ जानना है, समझना है तो चैनल के पास आइए। कोई दिक्कत है तो चैनल का नंबर पड़ा हुआ है, उन पर व्हाट्सअप करिए, कॉल पे नहीं, व्हाट्सअप करिए। जो भी समस्याएं होंगी बिल्कुल दूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।